हेलो स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान विषय के रिवीजन सेशन में आज का ये पहला वीडियो लेकर मैं आया हूँ। पिछले वीडियो जो कि परिचय का वीडियो था उसमें मैंने आपको ये पाठ्यक्रम का परिचय भलीभांति करा दिया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के कुल मिलाकर 21 चैप्टर हैं और इन 21 चैप्टर को 1, 2, 3 फेज़ में 7 लेसन के हिसाब से लेंगे। तो वो कुछ इस तरह से मैंने इसे डिवाइड किया हुआ है, जिसमें दूसरे और तीसरे फेज़ में हम क्या पढ़ेंगे इस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। आपको अगर लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। पहले फेज़ का पहला वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जो कि भूगोल का 7वां अध्याय है। अब इसमें हम लोग देखेंगे परिवहन, संचार और व्यापार के बारे में। यहाँ आपको स्क्रीन पर ये चित्र दिख रहा है, ये कुछ प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ये प्रोडक्ट हैं कृषि उत्पाद, जैसे मान लो गेहूँ उगाया है आपने, ये भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। इसी तरह से कुछ फैक्ट्री उत्पाद भी हो सकते हैं जो फैक्ट्री में उगाए जाते हैं। लेकिन ये उत्पाद, ये वस्तु, ये सेवाएं एक जगह पर जहाँ पर उनका उत्पादन हुआ है वे वहीं रह जाएंगी, उनको दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता बशर्ते कि परिवहन के साधन ना हो। अर्थात वह उत्पाद जिनका उत्पादन हुआ है उनको आपूर्ति स्थान से मांग स्थान तक ले जाने के लिए हमको आवश्यकता होती है परिवहन की। और मांग स्थान से आजकल बहुत सुविधा हो गई, संचार के माध्यमों से हम ये जो व्यक्ति आपको बीच में दिख रहा है, ये वाला व्यक्ति, इस व्यक्ति को कॉल करते हैं या फिर यहाँ पर जहाँ पर उत्पादन हो रहा है सीधे वहाँ कॉल कर सकते हैं, वहाँ मेल कर सकते हैं और वहाँ से संचार के माध्यम से हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी और परिवहन के माध्यम से वो चीज़ें हमारे पास में आ गई। अब जिस व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बीच में बताया, ये कहला रहा है व्यापारी। परीक्षा में सवाल आता है व्यापारी किसे कहते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है वह व्यक्ति जो परिवहन के द्वारा किसी भी उत्पाद को आपूर्ति स्थान से मांग स्थान तक अर्थात उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करता है या पहुंचाने का कार्य करता है, उसे व्यापारी कहते हैं। ये अर्थशास्त्र का टर्म है, भूगोल में यूज़ किया जा रहा है। यानी उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक परिवहन के माध्यम से भेजने वाला व्यक्ति व्यापारी कहलाता है। और इसी तरह से आज हम परिवहन, संचार और व्यापार तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, इस कंटेंट को समझेंगे। पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो ये हैं। सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन को आप स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर परिवहन के साधन मान लो बैलगाड़ी है या घोड़ा गाड़ी है या ऊँटों से ले जा रहे हैं तो आपका विकास तेज नहीं होगा। परिवहन और संचार के साधन जितने तेजी से चलेंगे विकास की गति उतनी फास्ट रहेगी। इसके बाद अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो रहा है, उसका कारण परिवहन और संचार के तीव्र साधन हैं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना हो या वैश्वीकरण वाला पाठ हो इतिहास और अर्थशास्त्र का, उनमें हमने इस प्रश्न का उत्तर देख चुके हैं, लेकिन यह प्रश्न भूगोल के इस अध्याय से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन के बाद चिट्ठी, बिल्टी इत्यादि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वे संचार के माध्यम के रूप में काम करते हैं और जिससे व्यापार चलता है। इस तरह से परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। इसके अलावा यह प्रश्न भी आपके लिए अपेक्षित हो सकता है। अब चलिए अपन देखते हैं परिवहन के बारे में। चूँकि व्यापार जो है परिवहन पर निर्भर करता है, इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे परिवहन के साधन। परिवहन के साधन 3 प्रकार के हैं। पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत भी 3 तरह के मार्ग आते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और पाइपलाइंस। जल परिवहन के अंतर्गत भी आपको 3 प्रकार के मार्ग देखने को मिलेंगे। पहला आएगा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, दूसरा आंतरिक जल परिवहन जो नदियों, नहरों और झीलों के माध्यम से होता है, और तटीय जल मार्ग जो समुद्रों में किनारे होता है। इसके बाद वायु परिवहन के 2 पार्ट हैं, एक राष्ट्रीय वायु मार्ग और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। तो इस तरह से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में हम ये सारा कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्थल परिवहन को। स्थल परिवहन की हम बात करते हैं तो सड़क मार्ग की बात आती है। सड़क मार्ग भारत में इसका जाल सन 2020-21 के अनुसार 62.16 लाख किलोमीटर है।
रेल परिवहन और सड़क परिवहन की अगर हम तुलना करते हैं तो सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि इसकी निर्माण लागत कम है। यह ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर भी बनाया जा सकता है, पहाड़ों, पर्वतों और ढलानों पर भी इसका निर्माण संभव है। कम लोगों के लिए कम जगह पर कम खर्च में भी यह उपलब्ध हो सकता है। जैसे आजकल अपन देखते हैं कि उबेर बाइक या ओला बाइक आ गई है, इस तरह से भी यूज़ में आ सकता है। सड़क परिवहन घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से हम सामान की ढुलाई घर से भी कर सकते हैं और यह अन्य साधनों के बीच में सेतु की तरह काम करता है। मतलब यह है, चाहे रेलवे स्टेशन जाना हो, चाहे पोर्ट जाना हो, दोनों के लिए बाई रोड हम जा सकते हैं। इसके अलावा सड़क मार्ग की बात करते हैं तो सड़क मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम उभर कर सामने आता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये 6 लेन वाला है और इसको 2 गलियारे आपस में जोड़ते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारे में श्रीनगर से कन्याकुमारी और पूर्व पश्चिम गलियारा को जोड़ता है सिलचर से पोरबंदर। और इसकी देखरेख का काम करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं। जो पहला होगा, भारत में सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर आप समझ चुके हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक सुविधाजनक क्यों है? इसका उत्तर भी लगभग वही आएगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सड़क परिवहन की प्रमुख समस्याओं को लिखिए क्या है। तो 2 नंबर का ये सवाल आ सकता है आपको कि भारत में सड़क परिवहन की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। सड़क परिवहन की पहली समस्या आप लिख सकते हैं कि इसकी निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जो है बहुत घटिया होती है। दूसरा, भ्रष्टाचार का भी उल्लेख कर सकते हैं इसमें। तीसरा, आप इसमें लिख सकते हैं कि जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां पर वहीं की सामग्री लेकर पर्वतों ढलानों पर बनाई तो जा सकती सड़कें, लेकिन वहां पर कच्ची सड़कें बन सकती हैं जो कि 12मासी सेवाएं नहीं दे सकती हैं। इस तरह से आप इनको उत्तर लिख सकते हैं। स्वर्णिम चतुष्पथ महामार्ग पर हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रबंधन और महत्व की दृष्टि से सड़कों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राज्य स्तरीय राजमार्ग और जिला मार्ग। नेशनल राजमार्ग की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो इसके देखभाल का काम करता है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि राजधानियों को बड़े औद्योगिक व्यापारिक नगरों से प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ता है। यहाँ पर एक बात जो है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1 को शेर शाह सूरी मार्ग कहते हैं, जो कि दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। इसके बाद राज्य राजमार्ग की बात करें तो यह राज्य के PWD के अधीन होता है, जो कि राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। जिला मार्ग की बात करते हैं तो यह जिला परिषद के अधीन यह प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से, मतलब तहसील, ब्लॉक इत्यादि को जिला से जोड़ता है। इसके बाद अन्य सड़कों पर हम आते हैं तो हमारे पास में पहली सड़क निकल कर आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना। यह सड़क क्या करती है? गांव को शहरों से या शहर जाने वाली सड़कों से जोड़ती है। फिर बात करते हैं हम सीमांत सड़कों की। इसका गठन 1960 में किया गया था और यह देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करती है सड़क बनाने के लिए। अटल टनल इसी के द्वारा बनाया गया है, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबा है। मतलब सबसे ऊंचाई पर संसार की सबसे लंबी टनल है अटल टनल, जो कि पीर पंजाल पर्वतमाला पर है और यह लाहौल स्पीति को मनाली से जोड़ती है। अब बात आती है कि सीमांत सड़कों का महत्व क्या है। तो सीमांत सड़कों के महत्व की जब हम बात करते हैं तो सीमांत सड़क हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि सीमाओं पर जो तैनात हमारे जाबाज सिपाही हैं उन तक अगर कोई सामग्री पहुंचाना है तो सीमांत सड़कें सीमाओं को शेष देश से जोड़ती हैं। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए भी विकास का काम करती है। सामरिक के महत्व की दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच मार्ग आसान होता है। जैसे अभी हमने देखा कि चीन और भारत की बॉर्डर पर जब देखो तब चीन अपने गांव बसा लेता है, सड़कें बना लेता है। वही काम हम भी करते हैं हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में, सड़कें बनाना और गाँव के स्थापना करना। तो सीमांत सड़कों का महत्व आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये आते हैं। प्रबंध एवं महत्व की दृष्टि से भारत में कितने प्रकार की सड़कें हैं, उनके नाम लिखिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या है और सीमांत सड़क का महत्व, इस बार मुझे लग रहा है यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब अपन बात करते हैं अन्य परिवहन के साधन की, जो कि रेल मार्ग है। भारत में पहली रेल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली और मुंबई से थाने के बीच की दूरी जो है वह है 34 किलोमीटर। भारत में वर्तमान में कुल 19 रेल प्रखंड हैं, लेकिन आपकी किताब में 16 दिए हैं। यदि आप परीक्षा में 16 भी लिख कर आते हैं तो आपके नंबर कम नहीं होंगे। अब फिर अगला प्रश्न ये आ सकता है कि रेलवे के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये 3 कारक होते हैं: भू आकृति, आर्थिक और प्रशासकीय।
भू आकृतिक कारणों में मैदानी क्षेत्रों में रेलवे का जो परिवहन है वह अधिक सुविधाजनक होता है, जबकि हिमालयी क्षेत्रों पे यह अपेक्षाकृत दुर्गम हो जाता है। और इसके अलावा मरुस्थली कच्छ के रण में भी रेलवे की स्थापना थोड़ा कठिन कार्य होती है। अच्छा, वर्तमान में कुछ समय पहले आर्थिक दृष्टि से पश्चिमी तट के साथ में कोंकण रेलवे का विकास किया गया है। यह महत्वपूर्ण है। रेलवे लाइन की बीच की दूरी, यानी इन दो पटरियों के बीच की दूरी के हिसाब से, इनकी गेज के हिसाब से इनकी लाइन तय की जाती है। 1 मीटर से ज़्यादा दूरी हो दो पटरियों के बीच तो है बड़ी लाइन, 1 मीटर हो तो मीटर लाइन, और 1 मीटर से कम हो तो उसे छोटी लाइन कहते हैं। अब रेलवे के समक्ष प्रमुख चुनौतियां या समस्याओं की बात करें तो बिना टिकट यात्री, रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आंदोलन इत्यादि के जरिए, और बार बार चैन खींचना, यह मुख्य समस्याएं इसके सामने निकल कर आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परिवहन के तीसरे साधन की, पाइपलाइन की। पाइपलाइन जो है, इसका एक बार इसकी निर्माण लागत जो है ज़रूर अधिक होती है, लेकिन इसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है। और इसमें पाइपलाइन का शुरुआती उपयोग पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था, बाद में दूध, तेल, पेट्रोलियम के लिए भी होने लगा। और स्लरी की बात आती है तो स्लरी यानी किसी ठोस धातु को जेल टाइप का तरल अवस्था में उसको परिवर्तित कर लेते हैं और फिर उसको पाइपलाइन के थ्रू भेजे जाते हैं, उसे स्लरी कहते हैं। भारत की 3 प्रमुख पाइपलाइन हैं, गुवाहाटी से कानपुर, सलाया से जलंधर और हजीरा से जगदीशपुर। इसके प्रमुख प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं। भारतीय रेल देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन को बढ़ावा देती है, कथन को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न आ सकता है, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यंत सुविधाजनक साधन है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप केवल समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, ये आपको मैं बता ही चुका हूं। भारत में परिवहन के साधनों के रूप में पाइपलाइनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए। अभी तक पिछले बहुत सारे प्रश्न पत्रों में मैं देख रहा हूं कि पाइपलाइन को लेकर कोई प्रश्न नहीं आया है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि पाइपलाइन वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं वायु परिवहन को। वायु परिवहन का उपयोग जो है वह अति दुर्गम स्थानों पर किया जाता है। वायु परिवहन देश की आज़ादी के बाद 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले इसे निजी कंपनी टाटा संचालित करती थी, फिर बाद में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण करके इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। एयर इंडिया जो है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें आता है पवनहंस हेलीकॉप्टर। पवनहंस हेलीकॉप्टर जो है अपतटीय तेल क्षेत्रों में तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि की खोज के लिए उसके आयोग की मदद करता है। दूसरा, दुर्गम स्थानों पर आने जाने जैसे पूर्वोत्तर के राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या बहुत ज़्यादा पहाड़ी स्थल हैं, वहाँ पर यात्रियों को या सुविधाओं को पहुँचाने में पवनहंस हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है। एक प्रश्न और आ सकता है कि पूरे देश में तो कहीं नहीं, लेकिन केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में नागरिकों को वायु परिवहन सुविधा सहज रूप से उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार काम कर रही है। परीक्षा में मान लो आ जाए प्रश्न कि आम आदमी के लिए वायु परिवहन की सुगमता कहाँ सुनिश्चित की जा रही है, तो उत्तर आएगा पूर्वोत्तर के राज्य। इसके नीचे आपको स्वर्णिम चतुष्पथ महामार्ग का चित्र दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं मानचित्र के रूप में। इसके बाद इसके प्रमुख जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये हैं, भारत के वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पवनहंस सुविधा किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों हेतु उपयोगी साबित होती है। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताओ। हवाई सेवा आम आदमी को उपलब्ध कराने विशेष प्रबंध किस क्षेत्र में किए जा रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं परिवहन का एक नया साधन, जल परिवहन। यह संसार का सबसे प्राचीन और सबसे सस्ता परिवहन का माध्यम है। जब हम बात करते हैं कि परिवहन के माध्यम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आंतरिक जलमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और साथ में तटीय जलमार्ग, तो इसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि अंतः स्थलीय नौका संचालन मतलब आंतरिक जलमार्ग जो है यह 14,500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें लगभग 5,685 किलोमीटर मशीनों द्वारा संचालित होता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग 5 हैं। इनमें से आपको बता दूं कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा गोदावरी और मातई नदी, महानदी, इनमें ये 5 नदियों पर हैं। केवल ये जो तीसरा वाला है कोट्टापुरम से कोल्लम, ये केरल में समुद्री जलमार्ग है, यानी ये जो केरल का हिस्सा है यहाँ पर ये किनारे किनारे ये जलमार्ग काम करता है, इसलिए इसे अपन इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। अंतर जलमार्ग और भी हैं, मांडवी, जुआरी, करंजुआ, सुंदरवन के अंदर भी आप देखते हैं, बराक, केरल इत्यादि। अब विशेष जल परिवहन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो देश का 95% विदेशी व्यापार जलमार्ग से होता है, जिससे 68% विदेशी मुद्रा हमको प्राप्त होती है।
बात करते हैं पत्तनों की, तो समुद्र तटीय क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो भारत की समुद्र तट रेखा 7516.6 किलोमीटर होती है। यहाँ पर 12 मुख्य पत्तन है आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से और 200 छोटे और बड़े पत्तन हैं। कुल पत्तनों की संख्या यदि आती है तो आपको 212 लिखना पड़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार। हालांकि इनकी संख्या वास्तव में ज़्यादा है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में जो दी है आप उसके अनुसार 212 कुल पत्तन लिख सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पत्तन है कांडला, जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जिसको अपन दीनदयाल पत्तन नाम भी कहते हैं। यह आज़ादी के बाद तैयार किया गया पहला पत्तन था। कराची पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए इसने मुंबई के दबाव को कम किया। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पत्तन है मुंबई पत्तन, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहते हैं। वह है नावा शेवा। नावा शेवा जो पत्तन बना है उसको जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहते हैं। यह भारत का सबसे एडवांस्ड और डिजिटल पत्तन है जो मुंबई के पत्तन के दबाव को कम करता है। लेकिन नावा शेवा और मुंबई मिलकर कहलाते हैं मुंबई बृहद पत्तन। इसके बाद मार्मा गोवा की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्मा गोवा ये मानचित्र की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट पत्तन है कि ये मानचित्र में भी पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्माण 50% यहीं से होता है, क्योंकि यहाँ से कर्नाटक और गोवा पट्टी की जो लौह अयस्क की खदानें हैं वो पास पड़ती हैं। मैंगलोर पत्तन यह कुद्रेमुखी खदान का लौह अयस्क ले जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है मानचित्र की दृष्टि से। कोच्चि पत्तन को हम अरब सागर की रानी कहते हैं। तूतीकोरिन पत्तन जो है यह भी प्राकृतिक एवं द्वीपीय पत्तन है। चेन्नई का पत्तन बहुत पुराना पत्तन है। मुंबई के बाद सबसे बिजी रहने वाला पत्तन, यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि मुंबई के बाद सेकंड नंबर पर। आजकल फर्स्ट वाला आंसर बहुत कम पूछा जा रहा है। जैसे संघवाद वाला अध्याय पढ़ते हैं तो हिंदी के बाद सर्वाधिक भारत में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है यह पूछा जाता है। ठीक उसी तरह से भारत का दूसरा सबसे व्यस्ततम पत्तन कौन सा है यह पूछा जाएगा तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा चेन्नई। विशाखापट्टनम की बात आती है तो विशाखापट्टनम जो पत्तन है वो कुछ इस तरह से किनारे पर है। इसके सामने डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है, जिसकी वजह से यह सुरक्षित हो जाता है। पारादीप पत्तन भी लौह अयस्क निर्यात के लिए है, जबकि कोलकाता पत्तन अंतःस्थलीय पत्तन है और इसके वेटेज को इसकी मदद के लिए सपोर्टिंग पत्तन हल्दिया डेवलप किया गया है। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इस तरह से आ जाते हैं। भारत में यात्री और माल परिवहन में जल परिवहन किस प्रकार महत्वपूर्ण है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं और पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट के प्रमुख पत्तनों के नाम लिखिए। इस तरह से यह जल परिवहन का अध्याय हमारा पूरा हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं संचार सेवाओं की तरफ। संचार का सीधा सीधा मतलब आप ये समझिए कि हमारी जो सूचनाएं हैं, हमारे जो संदेश हैं, उनको पहुंचाने का काम करना पड़ रहा है। जो काम पहले कबूतर करते थे, कबूतरों के साथ साथ हर कार्य करते थे पैदल जाकर, फिर घोड़े वाले करने लगे। इसके बाद हम लोगों ने चिट्ठी पत्रियों का काम शुरू कर दिया। भारत में भी डाकतंत्र की स्थापना, जब भारत में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था उस समय इसकी स्थापना हुई थी 1856 में। डाकों को दो श्रेणी में डिवाइड किया गया है, पहली श्रेणी की डाक और द्वितीय श्रेणी की डाक। पहली श्रेणी की डाक होती है निजी डाक, जिसमें आपके लिफाफे बंद होते हैं, कार्ड बंद होते हैं और ये मैन टू मैन खोली जाने वाली डाक होती है और इसको लाने ले जाने के लिए वायुयान का प्रयोग किया जा सकता है और किया ही जाता है। द्वितीय श्रेणी की डाक जो है वह रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें और अखबार, मतलब ये जो है उस तरह की डाक होती है जो पेड होती है, सब्सक्रिप्शन के साथ पेड होती है, जिसके लिए पैसे दिए जाते हैं। सामान्य तौर पर कमर्शियल डाक भी हो सकती है ये, या अखबार भी एक तरह से, चूँकि ये बेचा जा रहा है, इसका पैसा पेड किया जा रहा है। यह जो है पूरे तरीके से धरातलीय परिवहन पर निर्भर हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 6 डाक मार्गों की। तो ये 6 डाक मार्ग पूरे भारत में बड़े नगरों और बड़े शहरों के बीच में डाक के आवागमन को सरल करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे 6 डाक मार्ग हैं: राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। ये नाम आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम जनसंचार की बात करते हैं ना। संचार को जब 2 भागों में बांटते हैं हम, एक होता है दूर संचार और एक होता है जनसंचार। दूर संचार का मतलब होता है जो लैंडलाइन के टेलीफोन वगैरह हैं, ये दूर संचार के अंतर्गत आते हैं। और जनसंचार की जब हम बात करते हैं तो वह आता है दूरदर्शन, आकाशवाणी इत्यादि। यानी जनसंचार से वे संदेश जो आम जनता को एक साथ इकट्ठे पहुंचाए जाएं, वे संचार के साधन जनसंचार साधन कहलाते हैं। और दूर संचार के साधन जैसे चिट्ठी, पत्री इत्यादि अपन भेज रहे हैं या टेलीफोन कर रहे हैं। मोबाइल को हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं आजकल, लेकिन अगर अपन बिना स्क्रीन वाला जो पुराना नॉन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उसको अपन दूर संचार की श्रेणी में ले सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण ये आया है आपके सामने, इंडियन टैलेंट
प्लस इंडियन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी को मिलाकर बनता है डिजिटल भारत। यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि डिजिटल भारत को समझाइए, तो आपको लिखना पड़ेगा IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, अर्थात भारतीय प्रतिभा धन भारतीय प्रौद्योगिकी बराबर सूचना प्रौद्योगिकी। इसके बाद आता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात, जो कि देशी और विदेशी फिल्मों के प्रमाणन की बात करता है, CBFC। अब अपन अंत में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि दो व्यक्तियों के बीच के लेन देन को व्यापार कहते हैं, यानी दो देशों के बीच अगर व्यापार हो रहा है, यही व्यापार जब दो देशों के बीच होगा तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सबसे ज़्यादा 95% हमारे यहाँ समुद्र तट से होता है, बाकी स्थल और हवाई मार्ग से होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, ये 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में इस वर्ष आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहते हैं। 1 नंबर का यह प्रश्न, इसके आने की संभावना 99% है, आप ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण संसाधनों का असमान वितरण। अब आप कहेंगे ये क्या है? असमान वितरण मतलब किसी देश में किसी A वस्तु का उत्पादन ज़्यादा है, किसी देश में B वस्तु का उत्पादन ज़्यादा है, किसी देश में C वस्तु का उत्पादन ज़्यादा है। तो ये संसाधनों का जो असमान वितरण है, तो ये एक दूसरे के संसाधनों का उपभोग करते हैं, ठीक वस्तु विनिमय प्रणाली की तरह। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो जाता है। व्यापार संतुलन अर्थशास्त्र का ये टर्म है, इसको आप समझ सकते हैं कि आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। निर्यात अधिक है तो अनुकूल व्यापार संतुलन, और आयात अधिक है तो असंतुलित व्यापार कहलाता है। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो रत्न, जवाहरात, रसायन, कृषि उत्पाद, हीरा इत्यादि। और आयात हम सबसे ज़्यादा करते हैं पेट्रोलियम, ये बात का ध्यान रखें। पेट्रोलियम, यूरेनियम यानी ऊर्जा के मामले में भारत जो है वह दूसरे देशों पर निर्भर है, आयात चीज़ों को करता है। अब अपन बात करते हैं भारत में पर्यटन की संभावनाओं की। तो भारत में पर्यटन एक व्यापार के रूप में स्थापित होता जा रहा है, और पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख पर्यटन डेस्टिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इटली नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और भारत जो है बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन में चौथे नंबर पर है। और आजकल मेडिकल टूरिज्म भी यहाँ पर चल रहा है। अब इनसे रिलेटेड प्रश्न कुछ इस तरह से बनेंगे। किसी राष्ट्र के लिए संचार के महत्व का विश्लेषण कीजिए, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार के महत्व को लिखिए। बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़कर लिख सकते हैं, जो मैंने समझाया उसको समझकर। हम पर्यटन को व्यापार क्यों कहते हैं? पर्यटन के माध्यम से होता क्या है कि विदेशी पर्यटक भारत में जो भारत की विरासत है, भारत का इको टूरिज्म है, रोमांचकारी पर्यटन है, ये सारी चीज़ों के लिए आते हैं, और इसके बदले में हमको प्राप्त होती है विदेशी मुद्रा। और अगर मुद्रा प्राप्त हो रही तो होगी आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि यानी हमने अपनी सेवाएं दी, हमने उनको हॉस्पिटलिटी दी और बदले में उनसे मुद्रा हासिल की, तो ये लेन देन कहलाया व्यापार। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है पर्यटन के कारण। तो डेफिनेटली पर्यटन कहलाएगा व्यापार। आधुनिक समय में संचार क्षेत्र में परिवर्तन की तीव्र गति की व्याख्या कीजिए। अब आप संचार में तीव्र गति की व्याख्या करना हो तो कबूतर से लेकर के आज आप व्हाट्सएप तक की बात कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इतना लेखन कौशल आप में निश्चित रूप से है, मैं जानता हूं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं लिखिए। या फिर एक और प्रश्न है इसमें, इससे महत्वपूर्ण, बीते 15 वर्षों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्तियों पर लेख लिखिए। इसमें आपको बहुत अच्छे से लिख देना है कि हमारे 15, 20 साल, 30 साल से लेकर अभी तक का लिख सकते हो आप। यानी सन 2000 से लेकर के 2025 चल रहा है ये। इस बीच में आपको व्यापार में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में आप लिख दीजिए। पहले हम वस्तुओं का आयात ज़्यादा करते थे, लेकिन अब हम निर्यात भी करने लगे हैं। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्रों के मामले में आप लिख सकते हैं कि हम ऊर्जा क्षेत्र पर अभी भी आयात पर निर्भर हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप सॉफ्टवेयर महाशक्ति का उल्लेख कर सकते हैं कि आज चाहे चैट GPT AI बन रहा हो या अमेरिका में जो भी सॉफ्टवेयर क्रांति हो रही हो, इस सब के पीछे भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ है। इस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं को उल्लेखित कर सकते हैं। परिवहन और संचार के साधन एक दूसरे के पूरक हैं, कथन को स्पष्ट कीजिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। व्यापार, परिवहन और संचार तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रश्न को आप याद कर लेंगे तो इसका उत्तर आसानी से लिख देंगे, और इस तरह से 2 प्रश्न एक साथ तैयार हो जाएंगे। अब परिवहन और संचार के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसका उत्तर देख लीजिए। व्यापार से आप क्या समझते हैं, यह एक महत्वपूर्ण, सरल और आसान प्रश्न है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छे से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की
जीवन रेखाओं वाले अध्याय को देख लिया और समझ लिया। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह के रैपिड रिवीजन सेशन में आप लोगों का अगला वीडियो जो मैं लेकर आ रहा हूं वो लेकर आऊँगा भारत में राष्ट्रवाद। उसके पहले आप लोग चाहें तो भारत के प्रमुख पत्तनों का अध्ययन स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है इसको देखकर आप कर सकते हैं कि ये जो है आपके ये पूर्वी क्षेत्र के पत्तन कहला जाएंगे, ये पश्चिमी क्षेत्र के पत्तन कहला जाएंगे। इनका अध्ययन आप बहुत अच्छे से कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।